नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी के घटना चक्र के सीरीज़ में। दोस्तों ये घटना चक्र जो है हम 70वें बीपीएससी के प्री के लिए खास करके चला रहे हैं और हमारा इसमें प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। एक एक करके हम ऐसे ही एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आज से हमारा शुरू होने जा रहा है आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें हम 38 बीपीएससी से लेकर के 69th बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, उस सारे क्वेश्चन को हम ओवरव्यू करते चलेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में आइडिया लग सके। और हाँ, ये जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें एक आइडियाज़ मिलेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन अगर कभी रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर का तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न ये है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा और डी अल्बुकर्क। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत पुराना है, लाइक 2001 और 2 में पूछा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा सी। अल्मीडा जो है वो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है वो भारत में हुआ था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल जो है वो 1505 से 1509 के मध्य था, उसका आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जो दमन एवं दीव था उस पर अधिकार कर लिया अल्मीडा ने और इसके बाद से कब्जा करने के बाद पुर्तगाली जो है हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए और उसने अंजदीव में किला बनाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान किया। ठीक है, हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें जो भी फैक्ट्स हैं उनको याद रखना है। आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से। ठीक है, उस समय जो कोचीन में राजगद्दी के उत्तराधिकारी को लेकर के समस्या चल रही थी वहाँ के राजाओं के द्वारा, तो पुर्तगालियों ने अपने हित में उसका समाधान किया। जो उनको मतलब सपोर्ट करता उस वैसे राजा का वहाँ पे चयन करवाया और अपने हित में इन चीज़ों को अपने हितों में करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग ऑप्शन ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेज और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 का है और इसका आंसर हो जाएगा सी। पुर्तगाली जो है वो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली जो था, बंगाल की खाड़ी में जो हुगली स्थित है वहाँ पे इन लोगों ने समुद्री लूटपाट के लिए इसे अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कहता है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? यानी कि जहांगीर के द्वारा कौन से अंग्रेज को खान की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए हॉकिंस, बी सर टॉमस रॉ, सी एडवर्ड टेरी और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वो बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। ठीक है, उसके बाद से उसने जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जो इंग्लैंड के राजा थे वो आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया उसने और जहांगीर ने जो है हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इन सब चीज़ों को, क्योंकि जितने भी सारे फैक्ट्स हैं ना जो एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आरकोट और डी सूरत।
पता है दोस्तों, हिस्ट्री में चीज़ें क्या होती हैं कि हमें ज़्यादा समझना नहीं होता, ओवरऑल एक कहानी के रूप में हमें चीज़ें याद रखनी होती है और फैक्ट्स ज़्यादा याद रखना होता है। और स्पेशली बीपीएससी के एग्ज़ाम में तो फैक्ट्स बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि बार बार पीडीएफ डाउनलोड करके बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करते चलना है, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि चीज़ें आपको, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप अच्छे से रिकॉल कर पाएँ और रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूरत जो है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की थी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वो सफल नहीं हो सका, ठीक है। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद जो है कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वालली पहुंचा और मुगल गवर्नर को वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। उसके बाद जो है कैप्टन बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया, ठीक है। इसके उपरांत जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ भी स्थापित कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रॉ भारत आया था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन आपका 67th बीपीएससी में 2022 में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। ये जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रॉ जो है वो भारत आया था, ठीक है। सर थॉमस रॉ ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। इससे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे थे? तो हॉकिंस के बारे में बात कर रहे थे, जो आगरा में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। वो भी जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ही उपस्थित हुआ था, लेकिन उसका शासनकाल 1608 ईस्वी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ऑप्शन ए 1601 ईस्वी में, बी 1632 ईस्वी में, सी 1774 ईस्वी में और डी 1651 ईस्वी और ई हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में पूछा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा बी 1632 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री को जो है वो पटना में स्थापित करी, ठीक है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर जो है वो 1632 ईस्वी माना जाता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत जो हैं उनसे पता चलता है कि सर्वप्रथम डचों ने जो अभी वर्तमान पटना कॉलेज है उसकी उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी और इनकी रुचि जो है सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की मांग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत पुराना 2000 के आसपास पूछा है, लेकिन रिपीट भी किया है। आगे देखिएगा कि आगे 15-16 में भी रिपीट किया है क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण जो है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था, ठीक है। डिटेल से देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से 48 ईस्वी के मध्य में हुआ था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था, यानी कि 1746 से 48 ईस्वी
प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उनमें 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। किसके नेतृत्व में? तो कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा और फिर उसके बाद से कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अघार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया। यानी कि अनवरुद्दीन जो है वो पराजित हो गए सेंट थॉमे नामक स्थान पर, जिसका नेतृत्व जो है वो कैप्टन पैराडाइज के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और इसके बाद से एक सौपाल की सौपल होता है उसकी संधि हुई 1748 ईस्वी में और इस संधि के उपरांत ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हुआ और मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है सेंट थॉमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। चूँकि यह सेंट थॉमे नामक स्थान पर हुआ था तो इसे सेंट थॉमे का युद्ध और एक्सला-सापेल की संधि से ये 1748 ईस्वी में समाप्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक और ई हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 में पूछा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रांसीसी। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही काल अनुक्रम इस प्रकार है। यानी कि अंबर युद्ध जो है अगस्त 1749 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। ठीक है। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त जो है मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। ठीक है। ये रहा आपका अंबर का युद्ध, लेकिन हमें वांडीवास के युद्ध को देखना है। लेकिन ये जो काल अनुक्रम दिया हुआ कि सबसे पहले अंबर युद्ध हुआ 1749 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ, अभी हमने पढ़ा कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन मोहम्मद खां के बीच लड़ा गया था। ठीक है। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को यह युद्ध जो है ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है प्लासी युद्ध 1757। तो अगर काल अनुक्रम भी पूछे तो इससे आप याद रखिएगा कि सबसे पहले हुआ था अंबर युद्ध अगस्त 1749 में। उसके बाद आपका आता है प्लासी युद्ध, जिसके बारे में हम सबको पता है कि अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया और क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद जो है मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को उनकी सेनाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी प्रदान करी। ठीक है। और फिर आता है थर्ड में वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वो काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, ऊपर का प्रश्न हमारा यही था। तो अगर आपसे पूछता है कि वांडीवास का युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था वांडीवास के युद्ध में, तो सर आयरकुट ने, और फ्रांस में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वो
काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, फिर आता है आपका बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी तथा अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध लड़ी गई थी। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। ठीक है, क्योंकि इस युद्ध के बाद से जो है पूर्णतः अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार में मुगल प्रभाव को खत्म कर दिया और उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व जो है अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली। ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो और डी जोसिया चाइल्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी थॉमस बेस्ट, यानी कि इस थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ठीक है, 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में जो है वो सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ऊपर हमने इसको पढ़ा था ऑलरेडी, समझा था कि कैसे पहले कैप्टन मिडल्टन को मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति मिली, उसके बाद कैप्टन बेस्ट आए और उनकी पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया गया और अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल और डी मद्रास। जिसका आंसर हो जाएगा ए बिहार, यानी कि बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है वो प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, बी दक्षिणी भारत, सी गुजरात और डी हो गया असम। इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार जो है वो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। जैसे हमने ऊपर देखा कि देखिए कैसे क्वेश्चन है, सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से। फिर यहाँ पे बस शब्दों का बदलाव है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। और ये दोनों क्वेश्चन जो है रिपीट किया हुआ है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, एक मतलब जीता जागता उदाहरण यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, तो हमने इसका तो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख लिया, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खां, बी सिताब रॉय, सी राय दुर्लभ और डी हो जाएगा सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है वो मोहम्मद रजा खां को बनाया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी और उसके अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो अस्थायी रूप से सौंप दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देती थी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया भी दी। ठीक है, इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार जो है ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए उप दीवान, जिसको मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए रजा शिताब राय की नियुक्ति की और मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य जो है वो भारतीय द्वारा ही चलता था, लेकिन उत्तरदायित्व जो है वो कंपनी के हाथ में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765 और डी 21 अगस्त 1765। इसको हमने ऊपर ही देखा और ये क्वेश्चन आपका 2008 में फिर पूछा हुआ है 2002 के बाद से। तो इसका आंसर हम जानते हैं 12 अगस्त 1765 को, जिसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ लिया है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार और डी पेशावर से वाराणसी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ है 64th बीपीएससी में, और इसके आंसर को लेकर के मतभेद है, यानी कि कहा जाता था कि बहादुर शाह जफ़र के बारे में नहीं बल्कि मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में। फ़ारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत इस शाह आलम अज दिल्ली ता पालमा, अर्थात शाह आलम के काल में मुग़ल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। तो हमें डिस्कशन का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि प्रश्न ही गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन ए शाह शुजा से, बी जमा शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से और डी हो जाएगा शेर अली से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए शाह शुजा से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात जो है मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जो है शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठता है। शाह शुजा वो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था और परंतु जो है उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर जो है शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है, तो रंजीत सिंह कहाँ किससे हीरा प्राप्त किए? फाइनली शाह शुजा से। काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह ने शाह शुजा को मदद किया और उसके बदले जो है कोहिनूर हीरा उनसे प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बेंगलोर में और डी हो जाएगा कोयम्बटूर में। ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।